अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हो आप सब लोग? स्टार्ट करें? अभी तक सारी चीज़ें याद हो गई हैं? मतलब सारी चीज़ें समझ आ गई हैं? याद तो नहीं हुई होंगी, समझ आ गई हैं? चलिए, अमेजिंग। 325 पॉइंट है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑप्शन इन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? तो प्राइमरी ऑप्शन इन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कौन है? तो वो है जी C3b। C3b जो होता है वो प्राइमरी ऑप्शन इन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं। थ्रू 325, 326, 327, 328, 329, 330, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। सही है, ये सारे किससे रिलेटेड है? इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम ज़रा इन्फ्लेमेशन के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन और क्या क्या होता है। एक ब्रीफ सा 2 से 3 मिनट के अंदर मैं रिव्यू दूंगा इन्फ्लेमेशन का। ठीक है, तो गौर से सुनिए मेरी बात। इन्फ्लेमेशन होती क्या है? कोई भी टिश्यू, अब कौन सा टिश्यू? कोई भी वास्कुलर टिश्यू अगर होगा, कोई भी वास्कुलर टिश्यू अगर होगा तो उसमें प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स जो होता है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सही हो गया? अच्छा, अब सादा लफ्जों में जरा गौर से सुने। ब्लड वेसल्स के अंदर जो लाइनिंग होती है उसको क्या कहते हैं? सारे चैट बॉक्स में बताएं। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को क्या कहते हैं? ये फॉर एग्जांपल अगर वेसल है तो वेसल की जो लाइनिंग है उसको क्या कहेंगे? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम। जब भी जब भी एंडोथेलियल सेल्स के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है या कोई इंजरी होती है बर्न या ट्रॉमा की वजह से, तो उस रिस्पॉन्स उसके उसकी वजह से एक रिस्पॉन्स पैदा होता है जो चेंजेस कर देता है वास्कुलराइज टिश्यू के अंदर। उस रिस्पॉन्स, उस प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स को कहते हैं इन्फ्लेमेशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा, आप लोगों के जहन में आना चाहिए कि सर क्या इस इन 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 चेंजेस का क्या फ़ायदा, हमें इनसे क्या फ़ायदा? ठीक है, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं? तो बेसिकली जब भी कोई फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में चोर घुस जाए, अल्लाह ना करे, तो आप अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑन करेंगे ना, कोई ना कोई डिफेंस तो करेंगे ना। जस्ट लाइक दैट, अगर वास्कुलराइज टिश्यू एंडोथेलियल सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई माइक्रोब, कोई ट्रॉमा, कोई भी चीज़ जो है इस तरह की हो जाए, तो होस्ट डिफेंस सेल्स आएंगे। ठीक है, होस्ट डिफेंस सेल्स आएंगे। सही है, तो ये जो वास्कुलर चेंजेस होती हैं वो यही होती हैं कि होस्ट डिफेंस सेल्स आए, जिस तरह न्यूट्रोफिल्स वगैरह। सही है, और उस इंजर्ड एरिया, जहाँ पे भी इंजरी हुई है, जहाँ पे भी मसला है, सही है, तो उस इंजर्ड एरिया को वॉल ऑफ कर देंगे, यानी अलहदा कर देंगे। सो ये चेंजेस जो होती हैं वास्कुलर चेंजेस, इनका ये फायदा होता है इन्फ्लेमेशन के अंदर। सही है, और कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन से आप जो है वो गेट रेड होंगे, जिस तरह फेगोसाइटोसिस वगैरह। सही है, सो अगर स्टेप्स की बात करूँ तो सबसे पहले माइक्रोब इंटर होगा, फिर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, पहचाना जाएगा। कौन कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो इसमें जनाब रिकॉग्निशन के लिए ना PMDC। सही है, आप लोगों को किसने, और हार्मफुल एजेंट्स, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दिस मैसेज कि जो रिकॉग्निशन होती है वो PMDC के थ्रू होती है। ठीक है, मोलेकुलर लेवल पे भी रिकॉग्निशन है वो PMDC के थ्रू होती है। P फॉर प्लाज्मा प्रोटीन्स, M फॉर DC फॉर डेंड्रिटिक सेल्स। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स, मैक्रोफेजेस एंड DC, तो चीजें हैं ये बेसिकली क्या करेंगी? रिकॉग्नाइज करेंगी उसको, और कुछ मीडिएटर रिलीज करेंगी जो ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा। तो ब्लड वेसल्स के अंदर बेसिकली क्या होगा? सबसे पहले वास्कुलर चेंजेस होंगी। ठीक है, फिर सेलुलर चेंजेस भी हो सकती हैं। सो इस तरह की जो चेंजेस होती हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, और
टाइम ड्यूरेशन की वजह से हम इन्फ्लेमेशन को एक्यूट और क्रोनिक में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक। अगर अगर टाइम ड्यूरेशन जो है वो कुछ आवर्स या डेज का हो तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इसमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं और इसमें सिस्टेमिक साइंस प्रोमिनेंट होंगे, सही है, जबकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइट्स आते हैं। डन। दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ इन्फ्लेमेशन इन दीस फर्स्ट 5 मिनट्स। अब देखें जरा, ये जो मैंने इन्फ्लेमेशन में बताया है इसमें बेसिकली ना वेसल की कंस्ट्रिक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, बाद दफ़ा वेजो डायलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। सो आप लोग अगर ये ब्लड वेसल देखें, ये नॉर्मल आर्टरी, इसमें ये हुई है वेजो डायलेशन, ये हुई है वेजो डायलेशन और ये हुई है वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये डायलेट हुई है, ठीक है, ये कंस्ट्रिक्ट हुई है, सही है। सो वेजो डायलेशन जो है और वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है, इनको कौन कौन सी चीज़ें करेंगी, तो मैं एक एक वर्ड बोलूँगा। डायलेशन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स, कंस्ट्रिक्शन के लिए ल्यूकोट्राइन्स, मैंने क्या वर्ड बोला, कंस्ट्रिक्शन के लिए ल्यूकोट्राइन्स, डायलेशन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। ल्यूकोट्राइन्स कौन से हो सकते हैं, CD E4, CD E4, सेकेंड लाइन आपकी सारी हो गई, ठीक है। अच्छा, और डायलेशन के लिए कौन कौन से होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन DEF2, यानी DB, EB और FB, ठीक है। सो ये सारे जो हैं वो वेजोडाइलेटर्स हैं। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है जो पेपर के अंदर आता है, थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है, प्लेटलेट्स को इकट्ठा करता है, ठीक है। चलो मैं एमसीक्यूज में अक्सर करवाता होता हूँ ये, और ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है कि ये देखें मेरी तरफ देखें जरा, है थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है, सही है, साथ ही साथ वेजो कंस्ट्रक्शन भी करवाता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन भी करवाता है। फिर एक ना, ये फॉर एग्जांपल अगर प्लेटलेट एग्रीगेट हो गया तो एक प्रो बंदा साइकिल पे बैठा हुआ आता है और आके उसको इनहिबिट कर देता है, एक प्रो बंदा साइकिल पे बैठ के आके उस एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, सही है। सो जिस तरह घर पे सारे इकट्ठे होके बैठे हुए होते हैं लेकिन मोहल्ले की फुफ्फी आके घर के अंदर लड़ाई करवा देती है, जस्ट लाइक दैट, सही है। वो जो प्रो फुफ्फी आती है, वो जो प्रो बंदा साइकिल पे बैठ के आता है और आके प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देता है, उसका नाम है प्रोस्टासाइक्लिन। सो व्हेनेवर दे आस्क यू कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज प्लेटलेट एग्रीगेशन, होता है थ्रोम्बोक्सिन A2। डन, ये दो बातें याद हो गई, ये दो बातें क्लियर है, गुड गुड। बाकी जो है जी ब्रेडिकानिन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी वेजोडाइलेशन करवाते हैं, सही है। अच्छा, C4A और C5A ये एनाफिलैक्सिस करवाते हैं। इनमें से एक आधा एमसीक्यू आना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कीमोटैक्सिस कौन करवाता है, तो इसमें से ना इसने C5A LTB4 इंटरल्यूकिनेट, अब मुझे बताएं इनमें से मोस्ट पोटेंट ल्यूकोट्राइन C5A सर ल्यूकोट्राइन B4 LTB4। अच्छा, उसके बाद आता है जी ऑप्सोनिन्स। ऑप्सोनिन्स में इसने निमोनिक बहुत अच्छा दिया हुआ है, गौर से जरा देखें, बी बाइंड्स बैक्टीरिया, बी बाइंड्स बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, कीमोटैक्टिक एजेंट में आप लोग ये इसका LTB4 ग्रेटर देन C5A, राइट, ठीक है, LTB4 इज ग्रेटर देन C5A इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 8, तो ये तरतीब आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, बी बाइंड्स विद बैक्टीरिया, जो बी होता है
C3b वो बाइंड करता है बैक्टीरिया के साथ, तो ये बेसिकली फेगोसाइटोसिस और ऑप्सोनिन्स वगैरह करवाता है। तो C3b फेगोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। और ऑप्सोनिन्स भी यही है। कौन करवाता है? सी B9 कॉम्प्लेक्स ये होता है। ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस करेंगे। अच्छा अच्छा, अब जनाब अब जनाब अब जनाब उसने कहा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मीडिएटर इन इन्फ्लेमेशन या इनिशियल मीडिएटर इन इन्फ्लेमेशन, तो वो कौन सा होगा? हिस्टामिन। Histamine. हिस्टामिन, प्लीज चैट Histamine. बॉक्स में जवाब दें। हिस्टामिन, हिस्टामिन जो होता है वो इनिशियल मीडिएटर होता है, ठीक है, इनिशियल मीडिएटर होता है, ठीक है। अच्छा, हिस्टामिन, ठीक है। अच्छा, अब जनाब इनिशियल मीडिएटर जो होता है वो हिस्टामिन होता है। अब ना ये तो है इनिशियल मीडिएटर। बाद दफा वो कहते हैं स्लो पेन के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, तो एस से स्लो पेन, एस से सब्सटेंस पी, सो स्लो में सब्सटेंस पी आएगा। और अगर फास्ट पेन का पूछेंगे तो इसमें कौन सा मीडिएटर होता है, तो वो ग्लूटामेट। फास्ट इज वेरी ग्लूटी ना, ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये पेन में आ गया। इनिशियल मीडिएटर इन्फ्लेमेशन हिस्टामिन, हिस्टामिन। स्लो पेन सब्सटेंस पी, फास्ट पेन ग्लूटामेट, ठीक है। प्लीज सारी चीजें अब ना पूछते जाएं कौन सी क्या आएगी, ठीक है। वो और तरह से एनकेफलिन का और तरह से सिनेरियो आता है, अभी फिलहाल इतने ही रहने दें, वरना चीजें ये भी नहीं याद होंगी। अच्छा, और एक और बात, एक और बात, एक और बात जो आपने क्लियरली अपने माइंड के अंदर रखनी है कि अगर वो पेन का वर्ड यूज करे तो फिर पेन का मीडिएटर बताना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा वो क्या कहता है कि वो कहता है कि एक बंदा है उसको फिंगर कट इंजरी आ गई है, तो उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल मीडिएटर इन इन्फ्लेमेशन। अब ना होनहार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, होनहार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ना खुद से ही सोच लेते हैं कि अच्छा अगर फिंगर कट इंजरी होएगी तो इसका मतलब उसको दर्द भी हो रही होगी, तो पेन का मीडिएटर ही पूछ रहा है। नहीं भाई, उसने वर्ड कहा है फिंगर कट इंजरी हुई है, लेकिन इनिशियल मीडिएटर इन्फ्लेमेशन कौन सा है, तो इनिशियल मीडिएटर तो हिस्टामिन है ना। अगर पेन का वर्ड यूज करें तो फिर ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन, अदरवाइज हिस्टामिन। डन, डन, ये तो गलती नहीं करेंगे। चलो गुड, ठीक है। ज्यादा सुपर स्मार्ट नहीं बन जाना पेपर के अंदर कि फिंगर कट इंजरी हो गई है तो, या नाइफ इंजरी हो गई है तो उसको दर्द ही हो रही होगी। जब तक पेन का वर्ड यूज ना हो तब तक पेन का मीडिएटर नहीं बताना। चलो गुड। अच्छा जी, आगे जनाब ल्यूकोसाइड एडियन के लिए कौन सा मॉलिक्यूल होता है, तो ल्यूकोसाइड एडियन, एल से ल्यूकोसाइड एडियन, एल से LFA, ठीक है, LFA1 होता है। अच्छा, ल्यूकोसाइड की माइग्रेशन के लिए एक वर्ड यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइड की माइग्रेशन के लिए एक वर्ड यूज होता है डायापडीसिस। ल्यूकोसाइड की माइग्रेशन को क्या कहते हैं? डायापडीसिस, ठीक है। तो ये भी एक MCQ आता है कि ल्यूकोसाइड माइग्रेशन इज कॉल्ड एज डायापडीसिस, ठीक है। तो LFA1 जो है वो ल्यूकोसाइड एडिशन करवाएगा। सेलुलर एडिशन या एंडोथेलियल एडिशन जो होता है वो कौन करवाता है, तो वो आई कैम और वी कैम, सही है, आई कैम और वी कैम करवाते हैं। सो डन सर, इसमें कोई इतना वो खपने वाली ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है सिंपल सिंपल से MCQs हैं वो आप लोग कर लेंगे। इसमें एक बात याद रखनी है, कोरियन और एमनियन की इन्फ्लेमेशन, इधर एक MCQ आ रहा है, कोरियन और एमनियन की इन्फ्लेमेशन को, ये वाला, ये प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, कोरियन और एमनियन की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं कोरियो एमनियोनाइटिस, कोरियो एमनियोनाइटिस, राइट। सो कोरियो एमनियोनाइटिस में इंट्रा इम्नियोटिक इन्फेक्शन को देखने के लिए आप इंटरल्यूकिन 6 के लेवल चेक करते हो, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 6, डन। अच्छा,
एक सीक्वेंस याद रखना है आप लोगों ने, ये वाला, ये सीक्वेंस याद रखना है कि फीवर विद इन्फ्लेमेशन जब भी दिया हो, फीवर विद इन्फ्लेमेशन जब भी दिया हो, तो आपने याद रखना है कि फीवर के लिए प्रेफर करना है आपने फीवर पे। अच्छा, वैसे फीवर के लिए कौन सा मीडिएटर होता है? वैसे फीवर के लिए कौन सा मीडिएटर होता है? इंटरल्यूकिन 1। गुड, ठीक है। सूडोमोनास में फीवर के लिए कौन सा होता है? सूडोमोनास में, सूडोमोनास में टीएनएफ। सो मैंने अभी तक आप लोगों को दो बातें बताई कि सूडो जो है उसमें हर चीज उल्टी होती है, उसमें फेक होती है, तो उसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होएगा फीवर के लिए। जैसे इंटरल्यूकिन 1 होता है, लेकिन सूडोमोनास में फेक होती है हर चीज, उसमें उल्टी होगी तो उसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होगा। लेकिन अगर फीवर विद इन्फ्लेमेशन दिया हो तो उसमें टीएनएफ प्लस इंटरल्यूकिन 1 इज ग्रेटर देन, ठीक है, टीएनएफ एंड ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। तो ये सीक्वेंस उसमें आएगा फीवर विद इन्फ्लेमेशन में। अच्छा, एक और बात याद करवा दूं आपको, एक और बात चलो याद करवा देता हूँ आप लोगों को। ये ऊपर आप जरा देख लें, किधर गया, यस, ये मेरा, ये निमोनिक जरा देखें, हॉट टी बोन स्टेक, ये जरा गौर से देखें, ये निमोनिक याद करें, हॉट टी बोन स्टेक। सो अब इंटरल्यूकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरतीब से लिख लें, ठीक है। इंटरल्यूकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरतीब से लिख लें। सो हॉट का मतलब क्या है? फीवर। सो इंटरल्यूकिन 1 किसके लिए होगा? फीवर के लिए। टी से टी सेल्स, तो टी सेल स्टिमुलेशन के लिए कौन सा होगा? 2, टी से 2, टी से टी सेल्स, ठीक है। सो स्टिमुलेट टी सेल्स। उसके बाद इंटरल्यूकिन 3 में कौन होगा? बोन मैरो, स्टिमुलेट्स बोन मैरो। इंटरल्यूकिन 3 क्या करता है? बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। फिर जनाब स्टेक में ई ए के याद रखना है, ई फॉर आईजीई प्रोडक्शन। सो इंटरल्यूकिन 4 क्या करेगा? आईजीई प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। ए फॉर आईजीए प्रोडक्शन, तो इंटरल्यूकिन 5 क्या करेगा? आईजीए प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। और एक्यूट का जो के है, स्टिमुलेट एक्यूट फेज प्रोटीन प्रोडक्शन। क्लियर? ये हॉट टी बोन स्टेक याद रहेगा, इंटरल्यूकिन्स। अब इंटरल्यूकिन्स आपको थोड़े इजी याद हो जाएंगे, ठीक है, डन। ये मैंने पहले नहीं करवाया था, मुझे था कि नीचे जब आएगा फिर आपको साथ करवाया जाए तो फिर आप लोगों को चीजें समझ आएंगी। डन सर। सो अगर मैं कहूं कि डिलेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर कौन सा इंटरल्यूकिन यूज होता है? डिलेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर कौन सा इंटरल्यूकिन होता है? गुड, गुड, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 12 इज लेट, सो वो डिलेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आएगा, इंटरल्यूकिन 12, ठीक है। तो ये आपकी बात हो गई, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्सिन है, ये डेरिवेटिव्स होते हैं एराकिडोनिक एसिड के, ठीक है। क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए कौन सा, किस वजह से होती है? तो ये इधर एक सीक्वेंस लिख लें, इधर इसने दिया हुआ है थ्रोम्बोस्थैनिन इज ग्रेटर देन प्लेटलेट्स, ये इसको मार्क कर लें। थ्रोम्बोस्थैनिन इज ग्रेटर देन प्लेटलेट्स, क्लॉट रिट्रैक्शन जो होती है वो थ्रोम्बोस्थैनिन इज ग्रेटर देन प्लेटलेट्स। डन। नीचे ये मोस्ट पोटेंट कीमोटैक्टिक एजेंट भी देख लें, LTB4 इज ग्रेटर देन C5A। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। ये जो डिफरेंट पाथवेज हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, यू नीड नॉट टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंड पे C5B9 है ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। C3B का पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया के साथ बाइंड करता है ऑप्सोनाइजेशन के लिए, सही है। ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। बहरहाल बाकी पाथवे ना भी पता हो तो कोई इशू नहीं है, सही, डन सर। अच्छा,
अच्छा, आप लोगों ने इनको किस तरह से याद किया हुआ है? ये जो सेल टाइप्स हैं, इनका हम वो एक निमोनिक करते होते थे अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमबीबीएस में, बेन निमोनिक, BEN, बेन, बेन, BEN, बेन, बेजोफिल्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, बेजोफिल्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। सो सेल टाइप्स में मेन जो हैं, ठीक है, बेन 10, बेन LM याद रख लेना ताकि आपको याद रहे, बेन BEN, बेन, बेजोफिल्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, अब इसमें ना कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी ही बेसिक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मोस्ट प्रोमिनेंट जो होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल होता है। बात खत्म। पहले 24 घंटे के अंदर या 24 से 48 घंटे के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। बस कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा, वायरल इन्फेक्शंस में, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में किसको प्रेफर करेंगे? लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होते हैं, लेकिन यूजुअली जो अभी मैंने वायरल इन्फेक्शन के साथ कहा तो वो लिम्फोसाइट्स होंगे, सही है। बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स के साथ लिम्फोसाइट्स होते हैं। अच्छा, मोनोसाइट्स जो होते हैं जब टिश्यूज में जाते हैं तो वो बन जाते हैं मैक्रोफेजेस। पहला MCQ, मोनोसाइट्स को ही मैक्रोफेजेस कहते हैं जब वो टिश्यूज में जाते हैं। 1 से 2 दिन के बाद मोनोसाइट्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, और न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेजेस से, ठीक है। TB, कैंसर वगैरह में मोनोसाइट्स आ जाते हैं। बहरहाल ये मोनोसाइट्स का सिर्फ ये याद रखना है कि ये टिश्यूज के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, अदरवाइज क्रोनिक जो इन्फेक्शंस या वायरल इन्फेक्शंस में लिम्फोसाइट्स ही होंगे। डन, क्लियर है। मैं अब इस टेबल को रटवा नहीं रहा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज बता रहा हूँ कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी तो न्यूट्रोफिल्स, क्रोनिक हो गई तो लिम्फोसाइट्स। अगर हम पूछेंगे कि मैक्रोफेजेस मोनो कौन से सेल्स जो है वो मैक्रोफेजेस बन जाते हैं टिश्यूज में, तो मोनोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, अब सर आप लोगों को सॉरी, एक निमोनिक याद रखना है इयोसिनोफिल्स का, इयोसिनोफिल्स का, ठीक है, इयोसिनोफिल्स का। तो इयोसिनोफिल्स को आप किस तरह से याद कर सकते हैं? ठीक है, इयोसिनोफिल्स, इसने दिया हुआ है जी NAACP। नहीं, ये निमोनिक अच्छा नहीं है, सही है। सो इसको आप लोग पान का नपाक, नपा नपाक से याद रख सकते हैं, नपाक से, नपाक से, NAPAC, नपाक, ठीक है, NAPAC, नपाक। So N for what? Neoplasia. A for what? Asthma. C for what? Chronic adrenal insufficiency. A for allergic process और P for parasites. तो इसमें अगर और कुछ याद रहता है या नहीं याद रहता, इसमें आपने एलर्जी और पैरासाइट्स जरूर याद रखना है, सही है। पैरासाइट, पैरासिटिक इन्फेक्शन और एलर्जी, ठीक है। बेजोफिल्स आर जस्ट मीडिएटर्स, बेजोफिल्स आर जस्ट मीडिएटर्स। बेजोफिल्स हैं यूरिन और हिस्टामिन होते हैं। हेपरिन जो है वो एंटीकोआगुलेंट है और हिस्टामिन जो है वो वेसोडायलेटर है। हेपरिन जो है वो एंटीकोआगुलेंट है और हिस्टामिन जो है वो वेसोडायलेटर है। अच्छा जी, मास्ट सेल्स क्या करते हैं? मास्ट सेल्स क्या करते हैं? ये मीडिएट करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस और रिलीज होते हैं फ्रॉम हिस्टामिन, ठीक है। अच्छा, अब जनाब मैं ना
हर एक के आप लोगों को कीवर्ड्स बता दूं जो आपने याद रखनी है और आपको पता चल जाएगा कौन सा सेल है। ये जो आगे एमसीक्यूज आए हुए हैं हर एक के मैं कीवर्ड्स लिखवा देता हूँ कि जितने भी एमसीक्यूज हैं प्लीज़ यार ये जो मैसेजेस कर रहे हैं ग्रुप में इन्हें कहें कि थोड़ी देर बस रुक जाएं, मैं क्लास में हूँ, ये मैसेजेस बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, अदरवाइज मुझे सारे ग्रुप से एक दफ़ा लीव करने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखें न्यूट्रोफिल्स के वर्ड्स नोट करें। एक्यूट, पस, पायोजेनिक, सपुरेशन, फर्स्ट 24 आवर्स। हाँ जी, नोट किए। एक्यूट, पस, पायोजेनिक, सपुरेशन, फर्स्ट 24 आवर्स। अगर वो कहे कि पस के अंदर क्या होता है आपने कहना है न्यूट्रोफिल्स। अगर वो कहे पायोजेनिक अब्सेस के अंदर क्या होते हैं आपने कहना है न्यूट्रोफिल्स। अगर वो कहे सपुरेशन के क्या अंदर होते हैं आपने बोला होते हैं न्यूट्रोफिल्स। एक्यूट इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में क्या होता है न्यूट्रोफिल्स। डन। एक्यूट एमआई, एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है, व्हाटएवर, याद रहेगा। लो जी, अब सारे एमसीक्यूज पढ़ लो, आपको सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ना, अगर आप लोगों ने ये वर्ड्स माइंड में रखेंगे तो आप लोग सारे एमसीक्यूज को नजर दौड़ा ले, सारे एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे। डन। एक्यूट, पस, पायोजेनिक, सपोरेशन, फर्स्ट 24 आवर्स। डन डन। ठीक है। अच्छा, अब जनाब एक एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है और मेरा बड़ा फेवरेट है कि आईजीई, सही है, आईजीई इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ विच। इसका निमोनिक मैं बताता होता हूँ मस्त बासु, सही है। ये एक कसौटी जिंदगी की सही है। शायद आप लोगों में से किसी ने देखा हो, जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने देखा हुआ होगा, सही है। बहरहाल मस्त बासु, उसमें अनुराग बासु होता है। सो मस्त बासु यानी मस्त का मतलब है मास्ट सेल इज ग्रेटर देन बेसोफिल्स, सही है। सो आईजी रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ विच सेल, मास्ट सेल इज ग्रेटर देन बेसोफिल्स, मास्ट सेल इज ग्रेटर देन बेसोफिल्स। मस्त बासु निमोनिक याद रखना है। डन। मास्ट सेल इज ग्रेटर देन बेसोफिल्स। ठीक है सर, देख लेना आप लोग एंजॉय करते करते पढ़ रहे हैं, एंजॉय करते करते चीजें याद हो रही हैं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंट डिफरेंट उसने एमसीक्यूज दे दिए हैं। हेपरामीन, हेपरिन, हिस्टामिन जो होते हैं उनको कौन से सेल रिलीज करते हैं, तो मास्ट सेल अगर दिया है तो उसको प्रेफर करना है, अगर वो नहीं दिया तो फिर बेसोफिल्स, ठीक है। ओपिएट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो विद रिलीज ऑफ हिस्टामिन, तो वो कौन सी ओपिएट है, मॉर्फिन है, ठीक है। अगर मास्ट सेल्स के साथ जो है वो डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, मास्ट सेल मस्त। सबसे ज्यादा कम जो है, लीस्ट जो होता है जो सर्कुलेट कर रहा है ब्लड सेल में, वो कौन से सेल्स हैं, ठीक है, तो वो बासु वाले, बेसोफिल्स, 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 ठीक है। बासु इज वेरी लिटिल, ठीक है। बासु जो होता है वो बड़ा कम प्रेजेंट होता है क्योंकि उसकी जगह मिस्टर बजाज आ जाते हैं, ठीक है। बहरहाल सर्कुलेट्स लीस्ट इन द ब्लड स्ट्रीम इज बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। डन सर। अब जनाब मोनोसाइट्स के बारे में, मोनोसाइट्स के बारे में क्या चीज याद रखनी है, इसके बारे में ना तीन वर्ड्स याद रखने हैं। हाँ जी, बासु की बासु हो जाती है। अच्छा, 3 वर्ड्स याद रखने हैं मोनोसाइट्स के बारे में, मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स के बारे में। फॉर्म सेल्स, स्कैवेंजर्स और एपीसीज। क्या मैंने बोला, फॉर्म सेल्स, स्कैवेंजर्स और एपीसीज। फॉर्म सेल्स, स्कैवेंजर्स और एपीसीज। एपीसीज का मतलब क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एपीसीज मींस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, एपीसीज मींस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। सो फॉर्म सेल्स, स्कैवेंजर्स और एपीसीज, ठीक है। तो ये आपने मोनोसाइट्स के बारे में बातें याद रखनी है। अच्छा,
एक इसने एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है कि न्यू वेसल की प्रोलिफरेशन जो होती है वो कौन से सब्सटेंस से होती है, तो वो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर पीडीजीएफ जो होता है उसके थ्रू होती है। बाकी जो है जी मैक्रोफेजेस की सारी बातें हैं कि फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू को डिस्क्राइब करता है, ये एक एडिशनल चीज़ है। बाकी जो है मैक्रोफेजेस जो होता है इम्यून सिस्टम हैं, तो इसमें याद रखना है फेगोसाइटोसिस इज ग्रेटर देन एपीसी। इधर एक ना इसने सीक्वेंस दिया हुआ है, फेगोसाइटोसिस इज ग्रेटर देन एपीसी, ये देखें फेगोसाइटोसिस इज ग्रेटर देन एपीसी, ठीक है, मोनोसाइट्स के अंदर एंड पे सेकंड लास्ट लाइन के अंदर, सही है, तो ये सीक्वेंस याद रखना है। बाकी आप लोगों को ये भी पता है कि जो हार्ट फेलियर में मैक्रोफेजेस कौन से होते हैं, वो पल्मोनरी कंजेशन वगैरह में होते हैं, सही है, और जब आप सांस लेते हैं तो उसमें डस्ट वगैरह जाता है, एल्वियोलर डस्ट सेल मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो आपके ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी वायरल डिजीज के अंदर और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कौन से होते हैं, तो ये लिम्फोसाइट्स के बारे में दो ही बातें मैंने बताई थी, वही इसने एमसीक्यू में दी हुई हैं। ईओसिनोफिल्स का वो यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ईओसिनोफिल्स कब इंक्रीज होते हैं, ठीक है। हुकवर्म इन्फेस्टेशन में कौन से होंगे। अच्छा, ये बड़ा मजेदार एमसीक्यू है, हुकवर्म इन्फेक्शन माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या होता है। हुकवर्म इन्फेक्शन, अब मेरी तरफ गौर से देखें, मेरी तरफ गौर से देखें, इमेजिन इमेजिन हुकवर्म के एच और के को दोनों साइडों पे रखना है और दो ओ दरमियान है, ये एक साइड पे एच है और एक साइड पे के है और दरमियान में क्या है, डबल ओ है। सो डबल ओ स्टैंड्स फॉर स्पेक्टिकल शेप्ड बाइलोब्ड न्यूक्लियस। सो हुकवर्म के डबल ओ से याद रखना है स्पेक्टिकल शेप्ड बाइलोब्ड न्यूक्लियस। मुझे देख रहे हैं सारे, स्पेक्टिकल शेप्ड बाइलोब्ड न्यूक्लियस, सही हो गया, चलो गुड। सो इससे आप लोगों को याद रहेगा कि हुकवर्म इन्फेस्टेशन के अंदर क्या होता है, स्पेक्टिकल शेप्ड बाइलोब्ड न्यूक्लियस। डन, ये एमसीक्यू आता है, मैं उन पॉइंट्स पे ज्यादा एम्फसाइज करता हूं जो ज्यादातर आ रहे हैं एमसीक्यूज के अंदर, राइट। तो आपकी वो चीजें जो हाई शील्ड हैं वो तो अच्छे से रिवाइज हो रही हैं। हाँ जी, अभी तक कोई मसला मसाइल, कोई टेंशन, कोई एंजाइटी, कोई फियर के बहुत ही मुश्किल है। जनरल पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी इज नॉट मुश्किल, ठीक है, जनरल पैथोलॉजी इज इजी। जब भी कोई काम आप कर लेते हैं तो वो आसान होता है, ना करें तो आसान काम भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चल, अच्छा, which of the following cells on peripheral smear are less than 1 बॉडी जो होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, लेस देन 1%। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स इज ग्रेटर देन बेसोफिल्स। ओके ओके, पहले हमने कहा था कि लीस्ट जो सेल्स होते हैं वो होते हैं बेसोफिल्स, लेकिन एक और भी सेल्स हैं, एक और भी सेल्स हैं जो उनसे भी कम होते हैं, तो वो कौन से हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स इज ग्रेटर देन बेसोफिल्स, ठीक है। तो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं, देखिए ना, स्टेम सेल से तो अगली चीजें बनेगी, स्टेम सेल सबसे कम हुए, उसके बाद बेसोफिल्स। डन। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस सीक्वेंस, इधर आप बड़ा बड़ा इस सीक्वेंस को मार्क कर लें, हाई यील्ड है ये मार्क करने वाली है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स इज ग्रेटर देन बेसोफिल्स, राइट। ओके सर, ये एम बैंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट। एम बैंड्स क्या होते हैं, मोनोक्लोनल बैंड्स। एम बैंड्स क्या होते हैं, मोनोक्लोनल बैंड्स। इनको जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उन सेल्स का नाम है प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, मोनोक्लोनल बैंड्स, ठीक है। कौन से सेल्स का न्यूक्लियस नहीं होता, तो आरबीसीज का न्यूक्लियस नहीं होता। चलो लेट मी चेक, लेट मी सी कि कितने बच्चे जो हैं उनको मेरी पुरानी बातें याद हैं। जरा गौर से, अब एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक में लेके जा रहा हूँ मैं। मुझे बताएं कि एरिथ्रोपोइसिस की कौन सी स्टेज होती है जिसमें न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर होता है, न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर होता है। अच्छा, पहले ये सब ने चलो सही बताया, गुड गुड। मैंने एक निमोनिक बताया था, वो निमोनिक क्या था, कनौर, CNORE।
C for what? C for what? Cyto. N for normoblast. उसमें भी नॉर्मोब्लास्ट में भी उसकी फर्दर 4 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, कैनोरिक एन फॉर नॉर्मोब्लास्ट। फिर R फॉर रेटिकुलोसाइट्स, R फॉर रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है। और E फॉर व्हाट? E फॉर व्हाट? E फॉर व्हाट? एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमेजिंग 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 अमेजिंग, आप सबने बिल्कुल सही बताया। और अगर मैं कहूँ कि न्यूक्लियस डिसअपियर किस स्टेज में होता है? न्यूक्लियस डिसअपियर किस स्टेज में होता है? अमेजिंग। सो इसको हमने कैसे याद किया था कि जो छोटी चीज है वो पहले डिसअपियर होगी, जो बड़ी चीज है वो लेट डिसअपियर होगी, ठीक है। छोटे बंदे पिद्दे जो होते हैं वो पहले गायब हो जाते हैं। सो न्यूक्लियोलाई इन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जबकि न्यूक्लियस इन लेट नॉर्मोब्लास्ट। डन सर, गुड गुड जी। आई एम वेरी हैप्पी कि सबने आंसर सही किया, गुड, खुशी होती है। अच्छा, अब जनाब इस पे जरा गौर करें, इस पे जरा गौर करें। सबसे एंड पे एक चीज लिखी हुई, इस पे जरा गौर करें। लार्जेस्ट इन साइज, सबसे लार्जेस्ट कौन होता है? मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट सेल इन ब्लड कौन सा होता है? मोनोसाइट्स। बोन मैरो में कौन सा होता है? मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। सो मोनोसाइट्स जो होते हैं वो सिर्फ ब्लड में लार्जेस्ट है। और लीस्ट इन ब्लड कौन सा होता है? लीस्ट इन ब्लड कौन सा होता है? ठीक है। और पेरिफेरल स्मीयर में लेस देन 1% इन बॉडी कौन सा होता है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स इज ग्रेटर देन बेसोफिल्स, प्लीज रिमेंबर दिस। अच्छा जी, फिर आ जाते जी 3 to 7। लार्जेस्ट इन टिश्यू मैक्रोफेजेस होगा। हाँ जी, डेफिनेटली। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस का जो एक लास्ट पॉइंट है वो बता देंगे सर, जिसमें जाइंट सेल्स का बताया हुआ है। चैट बॉक्स प्लीज यूज, चैट बॉक्स प्लीज यूज, चैट बॉक्स। हाँ जी, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस का लास्ट पॉइंट कौन सा है जी? अच्छा जी, ये जाइंट सेल्स के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें बताया गया है कि एक सर्जन ने रिमूव किया 10 ईयर ओल्ड ब्रेस्ट इम्प्लांट, सही है। तो व्हाट सेल्स विल बी सीन इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन? तो जाइंट सेल्स विल बी सीन, सही है। अब जाइंट सेल्स जो होते हैं इसकी, इसमें जो है आप लोगों ने जाइंट सेल्स किसके किसके अंदर पड़े हुए हैं? कौन कौन सी चीज़ों के अंदर जाइंट सेल्स होते हैं? हाँ जी, जल्दी ज़रा बताएं जल्दी। जाइंट सेल्स किस किस के अंदर पड़े हुए हैं? टीबी के अंदर, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, जाइंट सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? जाइंट सेल्स की कॉम्प्लिकेट वो है, कॉम्पोजिशन है। जाइंट सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एपिथेलॉइड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, मैक्रोफेजेस। तो ये जो ब्रेस्ट इम्प्लांट है जिसमें लीकिंग वगैरह हो रही थी, तो जब भी कोई ओल्ड इम्प्लांट होता है उसके अंदर भी जाइंट सेल्स होते हैं। जब भी कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होता है उसके अंदर भी जाइंट सेल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अच्छा 3 to 7 आ गया जी। इमीडिएट मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन कौन सा होता है? तो इमीडिएट मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन जो होता है वो आपके पास हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन हिस्टामिन हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन इज द इमीडिएट मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामिन इज द इमीडिएट मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। क्रोनिक एलर्जिक रेनाइटिस में कौन होगा? तो वो तो इयोसिनोफिल्स होंगे। क्रोनिक एलर्जिक रेनाइटिस जो होती है ये ड्यू टू पैरासाइट होती है, तो उसमें इयोसिनोफिल्स होंगे, ठीक है। क्रोनिक रेनाइटिस में कौन से सेल ज़्यादा होते हैं? तो गॉबलेट सेल ज़्यादा होते हैं। एपिथेलॉइड सेल्स ऑफ टुबरकल के अंदर जो है उसकी डेरिवेशन किससे होती है? तो लिम्फोसाइट से होती है, ठीक है। ये टीबी के अंदर एंटीबॉडीज जो होती हैं, सेल्स विच प्रिंसिपल फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो वो कौन से सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं? वो प्लाज्मा सेल्स हैं। एम सेल्स को कौन प्रोड्यूस करती हैं? प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
अच्छा 3 to 8 है जी, विच सेल कंटेन डेंस ग्रेन्यूल्स एंड हैव IgE एंटीबॉडीज ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन। तो डेंस ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? वो बेसोफिल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स विद हिस्टामिन रिलीज किसके अंदर होते हैं? तो जिसमें हिस्टामिन के रिलीज हो वो इओसिनोफिल्स के अंदर होते हैं। और सिंपल ग्रेन्यूल्स किसके अंदर होते हैं? वो मास्ट सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। डन, ओके सर। ये इधर वो मेरे ख्याल से वो था, मिसिंग था आई गेस। थ्री टू नहीं, ये रहा, ठीक है। 3 to 9 पॉइंट है, पेशेंट टेकिंग स्टीरॉइड विच सेल इज एविडेंट। तो स्टीरॉइड में कौन से सेल्स एविडेंट होते हैं? जब भी स्टीरॉइड यूज़ की बात करी जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है कौन से सेल्स कम होंगे, ठीक है। स्टीरॉइड्स की वजह से कौन से सेल्स जो हैं कम होंगे, सही है। सो वो लिम्फोसाइट्स कम होंगे, क्योंकि स्टीरॉइड्स जो हैं वो कौन से सेल्स को डिक्रीज नहीं करते, सही है। तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो न्यूट्रल्स रहते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, उनको वो डिक्रीज नहीं करते। सो इसको कंबाइन हम कह सकते हैं न्यूट्रोफिल लिम्फोपिनिया। न्यूट्रोफिलिया होता है मतलब न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं स्टीरॉइड्स की वजह से। जबकि स्टीरॉइड्स हम कब देते हैं? एक्यूट केसेस में देते हैं ना, एक्यूट केसेस में देते हैं ना, सबको पता है ना। जब भी कोई एक्यूट सीवियर केस हो तो स्टीरॉइड्स देते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स कब आते हैं? एक्यूट, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन लिम्फोसाइट्स जो है वो डिक्रीज होंगे, ठीक है। सो ये बात याद, इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख लो। डन, अच्छा 330 पॉइंट है जी, 330 पॉइंट है, 330 पॉइंट है जी। फर्स्ट लाइन डिफेंस जो होता है वो टिश्यूज में कौन सा होता है? तो फर्स्ट लाइन डिफेंस जो होता है वो टिश्यूज के अंदर क्या होता है? मैक्रोफेजेस, ठीक है। टिश्यूज के अंदर मैक्रोफेजेस होंगे, ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स होंगे, सही है। माइक्रोबियल पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है वो स्किन होता है। तो सबसे पहले स्किन। अच्छा, लंग्स के अंदर एल्व्यूलर डस्ट सेल मैक्रोफेजेस, इसको प्लीज याद रखें। एल्व्यूलर डस्ट सेल मैक्रोफेजेस का पूरा नाम है, क्योंकि समटाइम्स ये डस्ट सेल के साथ ही सिंपल एमसीक्यू आया होता है, सही है। अच्छा, ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट जो होते हैं वो नेचुरल किलर सेल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मार्क दिस एमसीक्यू। डिफेंस अगेंस्ट ब्लीडिंग जो होता है वो प्लेटलेट्स प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलो 331 जी, 331। हाँ जी, अभी तक कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? चीजें जो हैं वो थोड़ी स्ट्रीमलाइन हुई हैं, हौसला हिम्मत आई है कि यू पीपल कैन डू दिस, यू पीपल कैन रिवाइज रफीउल्लाह। देखिए सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी जब तक आप लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह रिवाइज नहीं करेंगे, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सो यू जस्ट हैव टू रिवाइज ऑल फ्रीक्वेंटली, ठीक है। गुड। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट ओनली 1%, ओनली वन पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड हैव डिजीज। अच्छा जी, ये अब क्या क्या सिस्टम होता है डोमिनेंट में और रिसेसिव में और एक्स लिंक रिसेसिव में, और इनकी एग्जांपल्स बहुत जो है वो तंग करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ना फिलहाल मैं जो है ये टेबल पढ़ा देता हूँ, और इसकी ना एक डायग्राम है, ये जो अगली है ना इसकी एग्जांपल्स, ये जो एग्जांपल्स हैं इन एग्जांपल्स की एक डायग्राम है। अब वो डायग्राम अगर मुझे मिल नहीं रही, ठीक है, मैंने जब अपने टाइम पे की थी तो उस डायग्राम के अंदर जो है मैं वो सारी भेज देती हूँ ग्रुप में। अच्छा, वो स्केची डायग्राम है, उससे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। वो भी अगर आप लोगों के ग्रुप में आ गई है तो उससे वो जो है ना वो मैं उस पर वॉइस नोट कर दूंगा, आपको वो समझ आ जाएगी। या अभी अगर ग्रुप में आ जाती तो मैं अभी लास्ट में मैं डायग्राम समझा दूंगा, लेक्चर के लास्ट में मैं डायग्राम समझा दूंगा, ठीक है।
अच्छा, फिलहाल आप ये देखिए कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है, और एक्स लिंक रिसेसिव होता है, एक्स लिंक रिसेसिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब इनको कैसे याद रखना है? देखें, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, इसमें एक जो पेरेंट होगा उसमें वो कैरियर होगा, मतलब उसमें डिसऑर्डर होगा, उसकी वन वन पेरेंट कैरीज अ जीन एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर एंड अदर पेरेंट इज नॉर्मल। सो एक पेरेंट कंप्लीटली नॉर्मल होगा डोमिनेंट के अंदर, और एक पेरेंट के अंदर क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, जब इसका हम वो टेबल बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि डिजीज वाले हाफ ऑफ द चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू बी अफेक्टेड, सही है। तो जो डिसऑर्डर वाला अगर चला जाएगा तो उसमें आधे बच्चों में बीमारी होगी, आधे बच्चे नॉर्मल होंगे। सो इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस इज अफेक्टेड, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस अफेक्टेड होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होगी, ठीक है, और ये हमेशा स्ट्रक्चरल जीन्स के डिफेक्ट की वजह से होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो मैंने जो है ना इसको समराइज कर दिया आपके लिए 3 वर्ड्स में, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, ठीक है, हेट्रोजाइगस अफेक्टेड और स्ट्रक्चरल जीन्स का डिफेक्ट। क्लियर? इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, हेट्रोजाइगस अफेक्टेड और स्ट्रक्चरल जीन्स का डिफेक्ट। डन? ऑटोसोमल डोमिनेंट डन। अब रिसेसिव में क्या होता है, उसमें तो था एक में डिसऑर्डर था और एक नॉर्मल था पेरेंट। रिसेसिव में क्या होगा, इसमें जीन कैरियर्स होते हैं, यानी दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर्स होंगे, यानी वो रिसेसिव हैं, वो कैरियर्स हैं। अच्छा, अब जब कैरियर्स होंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जब बच्चे होंगे तो आधे बच्चे कैरियर्स पैदा होंगे, आधे बच्चे कैरियर्स पैदा होंगे, और आधे बच्चे जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे अफेक्टेड में और नॉर्मल में। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, देखें एक सेकेंड, इधर मेरी तरफ से अब मैं अपना वो कैमरा ऑन करता हूँ। अच्छा, मेरी बात गौर से सुने, ये है नॉर्मल, ये है डिजीज्ड। इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा, एक अगर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये मोटा हो गया डिजीज वाला, इनमें क्या होगा, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो इनमें क्या होगा कि हाफ चिल्ड्रन जो है वो अफेक्टेड होंगे और हाफ जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे। सो इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस और हेट्रोजाइगस अफेक्टेड होगा, हेट्रोजाइगस अफेक्टेड होगा। क्लियर है? अच्छा, लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव जो होता है उसके अंदर क्या होगा कि हाफ कैरियर्स होंगे और हाफ जो है वो डिवाइड होंगे, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर जो दोनों पेरेंट हैं दोनों कैरियर्स हैं। ये देख लें, ये हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों कैरियर्स हैं, इन्होंने डिजीज को कैरी करना है, ठीक है। जब इनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे 4 में, उनमें हाफ कैरियर्स होंगे और रिमेनिंग जो हाफ है वो डिवाइड हो जाएंगे नॉर्मल में और अफेक्टेड में। सिंपल रूल है, 4 में डिवाइड करो, हाफ कैरियर्स, कैरियर्स का जो आगे बनेगा वो हाफ कैरियर्स होंगे और हाफ डिवाइड हो जाएंगे, उसमें 1/4 नॉर्मल, 1/4 अफेक्टेड। क्लियर? ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। चलो, तो ये बेसिकली जीन कैरियर्स होते हैं। अब इसमें एंजाइम डेफिशिएंसीज, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो जब भी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हो या एंजाइम की डेफिशिएंसी हो, डॉक्टर मुजीब अपना माइक बंद रखें, तो ये होगा ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव। कैरियर का मतलब ये होता है कि वो खुद उसमें डिजीज नहीं होती लेकिन वो आगे डिजीज फैला सकता है, उसके अंदर डिजीज के वो आ जाते हैं, वो जीन आ जाती है, वो जीन को कैरी करता है, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। सो जितनी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो आएंगी ऑटोसोमल डोमिनेंट में। स्ट्रक्चरल चेंजेस में हमारे पास कौन कौन सी आ सकती हैं, किडनी की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में, स्ट्रक्चरल चेंजेस मार्फन सिंड्रोम में होती हैं,
स्ट्रक्चरल चेंजेस स्पीरोसाइटोसिस में होती हैं, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन की वजह से शक्ल चेंज हो जाती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होती हैं वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में होती हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होती हैं वो एक लिम्ब छोटा एक बड़ा कॉन्ड्रोप्लेजिया में होती हैं। सो मैंने एक ही वर्ड बोला कि जितनी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट में आएंगी। समझ आ गई? जितनी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट में आएंगी। सही है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होगी और हेट्रोजाइगस अफेक्टेड होगा। और जितनी भी इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है, सही है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव में आएंगे, जिसमें लाइसोसोमल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, विल्सन डिजीज, ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये सारी। ठीक है, अच्छा अब एक्स रिसेसिव के बारे में क्या याद रखना है? एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव। अच्छा मुझे बताएं कि फीमेल के अंदर डबल एक्स होता है या मेल्स के अंदर डबल एक्स होता है? जल्दी से बताएं, मैं एक ट्रिक बताने लगा हूं। फीमेल्स के अंदर डबल एक्स होता है ना। सो जो एक्स लिंक्ड है, जो यानी एक्स से लिंक है, वो फीमेल को तो अफेक्ट नहीं ना करेगी, फीमेल को तो अफेक्ट नहीं ना करेगी। जो एक्स लिंक्ड होगी उसमें मेल हमेशा केस होगा, कभी कैरियर नहीं होगा। फीमेल जो है वो हमेशा कैरियर होगी, कभी केस नहीं होगा। सो उसमें जो अफेक्टेड होंगे वो हमेशा मेल होंगे एक्स लिंक्ड के अंदर, क्योंकि उसका एक्स से लिंक है, इसलिए वो मेल्स को जो है वो अफेक्ट करेगी। डन, बस इस तरह से याद रख लें। और इसमें जो है ना आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, G6PD, हीमोफिलिया ए, हंटर सिंड्रोम, फेब्री डिजीज। अच्छा हीमोफिलिया ABC, इसको याद रखना है ABX कार निमोनिक से। कभी गाड़ी की ABX ब्रेक्स का सुना हुआ है ना, ABX कार। अब ये मैंने निमोनिक क्यों बताया? ए फॉर हीमोफिलिया ए, ठीक है, हीमोफिलिया ए, ठीक है। तो व्हाई आई एम सेइंग दिस के ABX कार, मैं इसके लिए क्यों बता रहा हूँ? व्हाई आई एम सेइंग दिस ABX कार, व्हाई आई एम सेइंग दिस? ए एंड बी जो होते हैं वो एक्स लिंक्ड होते हैं, और जो सी होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। सो ए और बी जो होते हैं वो एक्स लिंक्ड है, ABX, यानी हेमोफिलिया ए और बी वो है एक्स लिंक्ड है। और सी जो होती है वो AR मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव, तो जो सी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। डन। आगे जनाब मोस्ट कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, और कॉमन मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो होता है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट 40 से 60% जो होता है वो मल्टी फैक्टोरियल होता है। तो ये MCQs हैं, वो सारी इन्हीं चीज़ों से हमारे डिस्कस क्लियर हो जाते हैं। अच्छा मदर टू चाइल्ड जो है वो क्या चीज़ ट्रांसफ़र होती है? सो M से मदर, M से माइटोकॉन्ड्रियल DNA। सो ओनली माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। अब मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं हुई। अच्छा ये जी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, वी हैव डन दोज एग्जांपल्स। अच्छा ये एग्जांपल्स वाली जो डायग्राम है वो हम एंड पे डिस्कस कर लें, वो जो स्केची वाली है। जल्दी से मैं अगला जो है वो चैप्टर एंड कर दूं, उसके बाद हम एंड पे डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिपल थ्री है जी, 12-year-old बॉय विद ओबेसिटी, हाइपरफेजिया, शॉर्ट स्टेज। तो ये क्या है जी? ये प्रेडर विली सिंड्रोम है, ठीक है, प्रेडर विली सिंड्रोम है। अब जनाब प्रेडर विली सिंड्रोम जो होता है और एंजल मैन जो होता है, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं कि प्रेडर विली में क्या होगा और एंजल मैन के अंदर क्या होगा? ठीक है, इनको देख लेते हैं कि प्रेडर विलाई के अंदर क्या होगा और एंजल मैन के अंदर क्या होगा। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ प्रेडर विलाई सिंड्रोम? प्रेडर विलाई सिंड्रोम, ये सारी अब जेनेटिक्स की चीजें हैं। अब मैं अब कुछ चीजें बताने लगा हूँ, वो बड़े गौर से सुनिए, ठीक है। पी से प्रेडर विलाई
P से पैटर्नल डिलीशन, M से मैन, एंजल मैन, M से मैटरनल डिलीशन। सो अगर पैटर्नल अलील जो है वो डिलीट हो या म्यूटेट हो तो ये होगा प्रेडर-विलाय सिंड्रोम। कौन से क्रोमोसोम की? 15 क्रोमोसोम की। बात किसकी हो रही है? 15 क्रोमोसोम की। मैंने अब बड़ी सीक्वेंस से चीज बताई है कि क्रोमोसोम 15 की अगर पैटर्नल अलील P से पैटर्नल, P से प्रेडर-विलाय, वो अगर डिलीट हो या म्यूटेटेड हो तो वो होगा प्रेडर-विलाय। और इसकी वजह से क्या होगा? हाइपरफेजिया, ओबेसिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोटोनिया। और अगर मैटरनल अलील डिलीट या म्यूटेटेड हो तो वो मैन सिंड्रोम, एंजल मैन सिंड्रोम होगा। इसमें सीजर्स, एटेक्सिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर होता। सो ये देख ले जी, ये कभी देखा ना, इनएप्रोप्रिएट लाफ्टर है, ठीक है। इसमें एटेक्सिया भी होगा, सीजर्स भी होंगे और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगी, ठीक है। ये एंजल मैन है, ये प्रेडर-विलाय। ये देखें जी, इसमें हाइपरफेजिया, हाइपोटोनिया, हाइपोपिगमेंटेशन और ओबेसिटी होगी, ठीक है। पैटर्नल क्रोमोसोम प्रेडर-विलाय, मैटरनल क्रोमोसोम मैन, एंजल मैन। डन। सो दिस इज अ क्विक बिटवीन दीज टू थिंग्स। और एक होता है जी हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म, और एक होता है हाइपरगोनेडोट्रॉफिक। जो हाइपरगोनेडोट्रॉफिक होता है वो होता है जी टर्नर सिंड्रोम में, और हाइपोगोनेडोट्रॉफिक होता है जी कॉलमैन सिंड्रोम में। कॉलमैन सिंड्रोम के अंदर बेसिकली डिले हो जाती है ना पुबर्टी, तो उसमें इसी वजह से हाइपोगोनेडोट्रॉफिक होगा, वो डिले हो जाती है, सही है। इसमें फेलियर हो जाता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का, सही है, टू माइग्रेट टू हाइपोथैलेमस, आर्कुएट न्यूक्लियस के लियन की वजह से। सो दैट इज कॉल्ड कॉलमैन सिंड्रोम। और बेस्ट एग्जांपल इसकी, जो बेस्ट क्लू होता है वो होता है लैक ऑफ स्मेल, कि उसको स्मेल जो है आ रही, एनोस्मिया इन बॉय विद डिलेड पुबर्टी, तो दैट इज बेसिकली कॉलमैन सिंड्रोम, सही है। आर्कुएट न्यूक्लियस का डैमेज होता है कॉलमैन सिंड्रोम में, सही है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा होता है? आर्कुएट न्यूक्लियस से। तो सारी समझ आ गई होगी, उस पर मैंने आर्कुएट न्यूक्लियस एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक हो गया। हाइपोस्मिया जो होता है वो किस में होता है? कॉलमैन सिंड्रोम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब 334 पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन। टीपीएन की वजह से क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और अगर टीपीएन के अंदर परप्यूरा आ जाता है तो उसकी वजह क्या होती है? विटामिन के डेफिशिएंसी, ठीक है। और अगर आईसीयू का पेशेंट है, उसमें सीवीपी लाइन है सब क्लेविन वेन में, सही है, और उसको फीवर वगैरह हो गया है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी? वैनकोमाइसिन। तो ये 2-3 जो हैं वो रिमेंबरिंग पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। 335 है जी, स्वीयर बर्न, हाइपोपरफ्यूजन, शॉक है, इंक्रीज विस्कोसिटी आफ्टर 24 आवर्स। तो इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, अब मेरी बात, एक बर्न के बारे में ना हमेशा कुछ बातें याद रखनी है कि हमेशा जब भी बर्न का आएगा कि वो कहेगा बर्न की कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है, आपने कहना है कॉन्ट्रैक्चर। लेकिन कालों में कौन सी होती है? कालों में 3rd डिग्री बर्न की कीलोइड, कालों में कीलोइड। बियॉन्ड वुंड मार्जिन कौन जाता है? काले जो है वो अपनी मार्जिन से बाहर निकलते हैं ना, कीलोइड, सही है। सो ये बातें याद रखनी है। दूसरा, बर्न के पेशेंट में हमेशा एल्ब्यूमिन कम होगा और हाइपोनेट्रीमिया होगा। अब जितने भी इधर सिनेरियो देखेंगे सब में एल्ब्यूमिन कम दिया होगा और हाइपोनेट्रीमिया होगा, ठीक है। और नॉन बैक्टीरियल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो बर्न के पेशेंट में होता है, नॉन बैक्टीरियल, वो कैंडिडा होता है। वो भी इधर पॉइंट दिया हुआ है, कैंडिडा वाला, ये वाला, ठीक है, ये नॉन बैक्टीरियल। स्किन प्रिवेंशन जो होती है कॉन्ट्रैक्शन से, वो ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स के थ्रू करी जाती है। ये ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स वाला पॉइंट है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई इतना वो नहीं है पॉइंट, आगे कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट अप हो चुका है, बट आई हैव टू फिनिश दिस। अच्छा, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन डॉक्टर समीरा, आप अपनी वीडियो बंद रखें प्लीज। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन क्वाशियोर्कर एंड मेरास्मस?
हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस? ये दोनों ही प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है। तो आपने कैसे याद रखना है? आपने याद रखना है कि मेरास्मस जो होता है, मेरास्मस इज जस्ट लाइक बेचारे मिरासी का बच्चा। उसको क्या होता है, उसको सही खाना नहीं मिलता। सही खाना नहीं मिलता तो क्या होगा, उसके थिन लिम्स होंगे, लिटल मसल्स होगा, ठीक है, लिटल फैट होगा, अंडरवेट होगा बेचारा ये, ठीक है। और जो और खाता है क्वाशियोरकर, और खाता है क्वाशियोरकर, वो क्या होगा, उसमें स्वेलिंग होगी, मून फेस होगा, ठीक है, मून फेस होगा, स्वेलिंग होगी, मसल बल्क होगा, ठीक है, अडीमा होगा, ठीक है, फैटी होगा वो। दोनों ही प्रोटीन एनर्जी एनर्जी मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है। लेकिन जिसमें स्किन लीजन्स हो, अडीमा ड्यू टू डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर हो, ठीक है, मून फेस हो, माइल्ड रिटार्डेशन हो, अब्डोमेन प्रोट्रूबरेंट हो, तो वो क्वाशियोरकर होगा। जबकि मेरास्मस जो होता है उसमें मसल वेस्टिंग होती है, ठीक है। सो बस इस तरह से आप लोग दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे इनके जो एमसीक्यूज हैं वो भी इसी तरह रहेंगे। लो सीरम एल्बुमिन, मॉडरेट एनीमिया, तो ये क्वाशियोरकर होगा। एनीमिया के साथ हमेशा मील्स निमोनिक याद रखें। मेल न्यूट्रिशन, एडीमा, एनीमिया, लीवर, स्किन लीजन्स, तो एनीमिया के साथ यूजुअली क्वाशियोरकर आता है, ठीक है। फिर जनाब ब्लीडिंग गम्स जो है, रेजिस्टेंट टू फ्रेजाइल वेसल, साइंस किसके हैं जी? ये स्कर्वी के साइंस है। लास्ट जी पॉइंट है इसका, मकार्डल डिजीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अच्छा, मकार्डल डिजीज जो होती है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? सो एम से मकार्डल डिजीज, एम से मसल फॉस्फोरिलेज। तो मकार्डल डिजीज जो होती है वो मसल फॉस्फोरिलेज की वजह से होती है, ठीक है। एम से मकार्डल डिजीज, एम से मसल फॉस्फोरिलेज, ठीक है। सो मकार्डल डिजीज जो होता है वो मसल फॉस्फोरिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और उसमें मसल फॉस्फोरिलेज की वजह से क्या होता है कि ग्लाइकोजन के अकुमुलेशन, ये सारी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो वॉन की डिजीज है, उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है। पॉम्पी डिजीज, नो नीड टू रिमेंबर, अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज। बाकी जो है कोरी डिजीज के अंदर अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और एम से मकार्डल, एम से मसल फॉस्फोरिलेज, तो उसके अंदर मसल फॉस्फोरिलेज की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। बस ये इसमें जो दो इंपॉर्टेंट है, पहला और आखिरी, सही है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो होगी वो वन की में, और मकार्डल जो है वो मसल फॉस्फोरिलेज में, ठीक है। अच्छा, अब जनाब मुझे प्लीज़ बताइएगा कोई कि किसने वो भेजा है, उसमें कौन सी ग्रुप में भेजा है आपने वो जो स्केची का है, जल्दी से बता दे क्योंकि 8:30 से टाइम ऊपर हो चुका है। और वो क्रैश वाले ग्रुप में भेजा है। ठीक है जी, अभी देख लेते हैं। ठीक है, क्रैश ग्रुप, बिल्कुल ठीक है जी, ये डायग्राम है, अमेजिंग, ये वाली डायग्राम है जी, ये वाली डायग्राम है। ये जरा गौर से अब देखें। अब इससे ना सारी, अब ये जो टेबल है ना इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एमसीक्यूज लाजमी आता है। सो इससे हमने क्या करना है, हमने सारी डिजीजेस करनी है। अब एक स्टोरी जरा गौर से सुनते जाएं, 1 से 2 मिनट आपके लगेंगे और सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एक हंटर था, ये हंटर है, ये हंटर है, ठीक है, ये हंटर है, बड़ा दिल फेंक किस्म का हंटर है, ठीक है। देखे ना, उसने अपना दिल बाहर निकाला हुआ है। ये जो हंटर है ये गया जंगल में हंटिंग करने, मौसम बड़ा सुहाना था, जंगल में हंटिंग करने गया ये, ठीक है। और उसने एक ना बैग जो है, अपना हंटिंग बैग जो है वो नीचे फेंका हुआ है, ये देख रहे हैं। उसके ऊपर मजेदार किस्म के डिजाइन बने हुए हैं, CU लिखा हुआ है, FC लिखा हुआ है। सो इस बैग के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो उसने यूज करने हैं, ठीक है। सो ये उसका एक बैग है जिसके अंदर चीजें हैं, और वो जो है हंटर बड़ा दिल फेंक किस्म का है, और अपनी आंखें जो है वो फाड़ फाड़ के लोगों को देख रहा है कि मुझे कोई ना कोई जानवर मिल जाए, मैं उसका हंट करूं। अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, और बड़ा दिल फेंकू हंटर है। उसने इतना दिल फेंकू है कि उसने अपना बैग भी फेंका हुआ है, ठीक है। सो हंटर जो है वो जा रहा है जंगल में। अब गौर से सुनना है, जंगल के अंदर ना, अब सबसे पहले हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करेंगे। जंगल के अंदर जो क्लाउड्स है ना, ठीक है, वो ऊपर है, क्लाउड्स ऊपर हैं। तो ये क्लाउड्स पे जरा गौर करें, क्लाउड्स क्या है जी, ऊपर है। तो क्लाउड्स की शक्ल पे आप जरा गौर करें, तो ये जो क्लाउड्स की शेप है ये देखें, इट्स जस्ट लाइक ए पॉलिप, सही है। क्लाउड्स की शेप क्या है, पॉलिप की तरह, और क्लाउड्स क्या है, ऊपर।
तो क्लाउड्स ऊपर हैं तो याद रखना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीजेस जो हैं, डोमिनेंट चीज ही ऊपर होती है ना, सारे एग्री हैं, डोमिनेंट चीज ही ऊपर होती है, इसलिए ये जो क्लाउड्स हैं उनमें कौन सी होंगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीजेस, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक और चीज कि क्लाउड्स आपके कंट्रोल में तो नहीं है, वो ऑटो है ना, अगर क्लाउड्स में से बारिश वगैरह आनी है तो वो ऑटो आनी है, आपने तो नहीं कंट्रोल करना उसको। सो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक तो ऊपर है और दूसरा ऑटोसोमल डोमिनेंट है क्लाउड्स। तो क्लाउड्स आर जस्ट लाइक पॉलिप, सो फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस पहली डिजीज जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट में आएगी। एक चीज, अब जनाब सारी डिजीजेस करनी है, लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि सारी डिजीजेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगी। जिस तरह क्लाउड्स में ये देखें, ये वी की तरह का है, सो वी स्टैंड्स फॉर व्हाट, वॉन विली ब्रांड, वॉन इप्पल लैंडाउ डिजीज, दोनों हो गई याद, ये आपकी पिक्चर मेमोरी बनेगी इससे, वॉन विली ब्रांड, वॉन इप्पल लैंडाउ डिजीज, ये वी जो है दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। फिर ये देखें, ये छोटे छोटे एन बांध रहे हैं, डॉक्टर्स की राइटिंग ऐसी होती है ना, एन बांध रहे हैं। सो ये जो छोटे छोटे एन बन रहे हैं, ये एन है, छोटे छोटे एन इन आर राइटिंग, ठीक है। ये स्टैंड्स फॉर व्हाट, न्यूरोफाइब्रेमेटोसिस, न्यूरोफाइब्रेमेटोसिस, ठीक है। अच्छा, अब क्लाउड्स के अंदर से क्या निकल रहा है, क्लाउड्स के अंदर से ड्रॉप्स निकल रहे हैं, सही है, ड्रॉप्स। सो दैट इज, ड्रॉप स्टैंड्स फॉर, वो स्फीयर शेप है, ड्रॉप्स क्या है, स्फीयर शेप ड्रॉप्स, स्फीरोसाइटोसिस। अभी तक जो मैंने ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में बातें बताई, मैंने कहा क्लाउड्स ऊपर होते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं, क्लाउड्स की शेप पॉलिप की तरह की है, इसलिए एडिनोमेटस पोलिपोसिस। फिर मैंने कहा क्लाउड्स जो है वो वी शेप है, तो वॉन विली ब्रांड डिजीज और वॉन इप्पल लैंडाउ डिजीज। फिर मैंने कहा ये जो क्लाउड्स के अंदर ये जो बिजली चमक रही है वो न्यूरोफाइब्रेमेटोसिस, ठीक है। फिर मैंने कहा क्लाउड्स के अंदर से जो बारिश निकल रही है वो स्फीयर शेप ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो वो स्फीरोसाइटोसिस। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर वो जो ड्रॉप्स है वो नीचे जो है आपका वो जो फेवरेट हंटर है उसके ऊपर पड़ रहे हैं। वो क्या कर रहा है, वो एक हड्डी फेंकता है कि इधर हड्डी को देख के कोई ना कोई जानवर आए और मैं उसको हंट करूं। उसके ऊपर भी क्लाउड्स की बारिश हो रही है। तो हड्डी से याद रखनी है दो चीजें, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और एकॉन्ड्रोप्लेजिया। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड एकॉन्ड्रोप्लेजिया, ये दोनों बोन की डिजीज है ना। एकॉन्ड्रोप्लेजिया में भी कोई एक लिम्ब छोटा, कोई एक लिम्ब बड़ा, ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा, अब जनाब ये आंखें फाड़ फाड़ के जो उसकी आई वाली डिजीजेस, ठीक है। अब जनाब उसका पर्पस ऑफ हंटिंग क्या था, उसने हंट करना है, हंटिंग से याद रखना है हंटिंगटन सिंड्रोम। हंटिंगटन सिंड्रोम, तो इस तरह से एक तो आपने पिक्चर मेमोरी बनानी है अपनी, सिर्फ ऊपर डोमिनेंट को देखें, ये डोमिनेंट को देखें, सही है। सबसे पहले तो आपने अपनी पिक्चर मेमोरी बनानी है। दूसरा आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसमें सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगी। आई एम रिपीटिंग दीज चेंजेस। सबसे पहले देखें कि जो ऊपर क्लाउड्स हैं, ये जो क्लाउड्स हैं दे आर जस्ट लाइक ए पॉलिप, पॉलिपोसिस फेमिलियर एडिनोमेटस पॉलिपोसिस। फिर क्लाउड्स ऊपर होते हैं तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। फिर क्लाउड्स का ये वी बना हुआ है तो इससे वॉन विलीब्रेंड डिजीज और वॉन इप्पल लैंडाउ डिजीज। फिर जो है ये बिजली कड़क रही है तो न्यूरोफाइब्रेमेटोसिस। फिर जो है स्फीयर शेप ड्रॉप्स गिर रहे हैं तो स्फीरोसाइटोसिस। फिर उसने हड्डी फेंकी हुई है तो उससे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और एकॉन्ड्रोप्लेजिया। और फिर वो आंखें फाड़ फाड़ के और दिल फेंक के, एक तो उसने अपना दिल फेंका हुआ है जो बड़ा हुआ है, और एक उसने अपना बैग फेंका हुआ है, लेकिन अभी हम सिर्फ दिल की बात करेंगे। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और हंटर है तो हंटिंगटन डिजीज, ठीक है, हंटिंगटन सिंड्रोम। और आंखों से ये जो एक्टोपिया लेंटस है, आंखों से उसने शिकार करना है तो मॉर्फन सिंड्रोम और रेटिनोब्लास्टोमा। सारी याद होंगी ऑटोसोमल डोमिनेंट की, सबको ये बातें याद हो गई, ये स्टोरी से भूलेगी तो नहीं, पेपर में कोई ना कोई आइडिया लगा लेंगे कि ये स्टोरी सर ने बताई थी। चलो गुड, ओके जी। अच्छा, अब जनाब अमेजिंग, इंशाल्लाह। अब जनाब ये तो था ऑटोसोमल डोमिनेंट।
अब देखें ये जो बैग उसने फेंका हुआ है नीचे, ठीक है, तो जो नीचे बैग है इसका मतलब वो क्या चीज है, रिसेसिव, सही है, ये क्या चीज है, रिसेसिव। सो बैग जब नीचे फेंका हुआ है और ये रिसेसिव है तो इसमें डिजीजेस कौन सी आएंगी, ऑटोसोमल रिसेसिव वाली। अब बैग देखें बड़ा स्टाइलिश है, स्टाइलिश है, ठीक है, उस बैग के नीचे घास भी है, सही है, बैग के नीचे क्या है, घास भी है, फाइबर्स की तरह की घास है। आप देखें उसमें जो बैग के ऊपर सबसे पहले एक साइन बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, अल्फा का। अच्छा, ऑटोसोमल रिसेसिव का हमने कैसे याद रखा था, ऑटोसोमल रिसेसिव का हमने कैसे याद रखा था कि मैंने कहा था जितनी भी स्टोरेज डिजीजेज हैं, तो बैग किस चीज के लिए यूज होता है, बैग किस चीज के लिए यूज होता है, स्टोरेज के लिए यूज होता है ना भाई, बैग स्टोरेज के लिए यूज करते हो ना सारे, तो इसलिए जितने भी लाइजोसोमल और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज हैं वो इस बैग के अंदर आएंगे। सिंपल बात हो गई, क्लियर बात हो गई, जितनी भी स्टोरेज डिजीजेज हैं वो बैग के अंदर आएंगी। कौन कौन सी, अल्फा बना हुआ है तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, आयरन बना हुआ है, सही है, तो उसमें हीमोक्रोमेटोसिस, सिक्कल बनी हुई है, एक चांद का बना हुआ है तो सिक्कल सेल एनीमिया, कॉपर बना हुआ है तो विल्सन डिजीज, नीचे जो है वो ग्रास है फाइबर्स की तरह का तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, और सी फॉर हीमोफिलिया सी, वैसे भी मैंने इसका कार निमोनिक भी आपको बताया हुआ है हीमोफिलिया सी का, ठीक है, एबीएक्स कार, सही है। सो आपको ये सारी बातें याद हो गई, ये सारी बातें याद हो गई, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, हीमोक्रोमेटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, विल्सन डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफिलिया सी, डन सर। सर अब इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, इससे बेहतर आपकी ना तो विजुअल मेमोरी में बना सकता हूं, ना ही इससे बेहतर एक्सप्लेन हो सकती हैं ये चीजें, कि कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस वाली आएंगी ऑटोसोमल डोमिनेंट में, इनबॉर्न एरर जो स्टोरेज वाली हैं वो आएंगी बैग में ऑटोसोमल रिसेसिव। इससे बेहतर अब मेरा नहीं ख्याल कि ये चीजें एक्सप्लेन हो सकती हैं। अच्छा अब आ जाए जी आगे, अभी तक हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव कर लिया। अब जनाब एक्स लिंक डिजीजेस जो है वो कौन सी हैं, एक्स लिंक डिजीजेस जो है वो कौन सी हैं, एक होती है जी ये जी पिक्चर बनाई है स्केची माइक्रो वालों ने, ये तो किसी फिर स्टूडेंट ने बाद में बनाई हुई है, वैसे ये स्केची की जो है वो है कारीगरी, और स्केची ने तो बहुत कुछ किया हुआ है। अच्छा अब एक्स लिंक रिसेसिव है और एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स रिसेसिव हो गई, ठीक है, एक्स फ्लाई अवे छोड़कर, इसलिए एक्स लिंक रिसेसिव। इसमें देखे ना सब, चलो एक्स लिंक डोमिनेंट पहले कर लेते हैं, डोमिनेंट पहले कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये गौर से देखें, ये पूरी पूरी डायग्राम समझ आ रही है कि बारिश हो रही है, बंदा बैग लेके जा रहे है, ठीक है, और बंदा बैग लेके जा रहा है हंट करने के लिए, और फिर अचानक से वो मिट्टी के ऊपर स्लिप हो गया बंदा, ठीक है, मिट्टी के अंदर क्या हो गया, स्लिप हो गया, सही है। सो उस बंदे के अंदर जान नहीं रही, सही है, मिट्टी के अंदर स्लिप हो गया, ये देखें ये डेड हो गया बंदा। अब जनाब इनको कैसे याद रखना है, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट, तो बंदे के अंदर जान नहीं रही, तो डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर क्या होता है, मसल काम करना छोड़ जाते हैं, मसल काम करना छोड़ जाते हैं, ठीक है। डोमिनेंट का सिर्फ लेटर याद रख लें, एड, एल्पर्ट सिंड्रोम और विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, ठीक है, बस ये जो है ये एक्स लिंक डोमिनेंट में आ जाएंगे, एक्स लिंक डोमिनेंट में आ जाएंगे, ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट में आ जाएंगे, और डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, एड, बंदे को जो है वो गिर गया है, उसमें जान नहीं रही, सही है, उसके मसल्स काम करना छोड़ गए, ठीक है, तो उसको एड की जरूरत है, या आप इस तरह करके कह लें। अच्छा अब ये हंटर गिरा हुआ है, ठीक है, अब जनाब क्या होगा कि उसके ऊपर आगे मुर्गी बैठ जाएगी, फ्लाई करके मुर्गी बैठ जाएगी और उसको वो बाइट करना शुरू कर देगी, तो हेंस बाइट्स, हीन्स बॉडीज या हीन्स बाइट्स किसके अंदर होती हैं, G6PD डेफिशिएंसी। सो एक्स लिंक्ड के अंदर या एक्स लिंक रिसेसिव के अंदर कौन सी आएगी, G6PD डेफिशिएंसी। हीमोफिलिया ए और बी,
ठीक है, ये हैन बैठी है तो हैन से हीमोफिलिया ए और बी, सही है, और बंदा जो है वो ब्लैकआउट हो गया तो वहां से आप लोगों को याद रहेगा कलर ब्लाइंडनेस। सो ये एक्स लिंक्ड ही है सारी, इसको एक ही खाने में याद रखो, एक्स लिंक्ड ही है सारी, क्योंकि आपकी रफीउल्लाह के अंदर एक्स लिंक्ड ही सारी दी हुई है। तो इसमें कौन कौन सी हैं कि बंदा गिर गया, उसको एड की जरूरत है, उसके ऊपर हैन बैठ गई तो हीन्स बाइट, G6PD डेफिशिएंसी, हीमोफिलिया ए एंड बी क्योंकि उसके ऊपर हैन बैठी हुई है और वो ब्लैकआउट हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और उसके मसल्स पैरल वो काम करना छोड़ गए तो डिशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स और एल्पर्ट सिंड्रोम। सो ये सारी एक्स लिंक्ड डिजीजेस हैं। डन डन। और ये बंदा बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ है, तो याद रखना है लाश से लीश निहान सिंड्रोम, इधर लिखा नहीं हुआ लेकिन ये भी ऐड कर लें कि बंदा बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ है तो लीश निहान या लाश निहान सिंड्रोम, प्लीज ऐड दिस थिंग टू, ठीक है, ऐड विटामिन डी के अलावा जितने भी हैं वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, G6PD, हीमोफिलिया ए एंड बी, सही है, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। लीश निहान, हंटर सिंड्रोम, ये हंटर गिरा हुआ है। गुड, चलो जी, इसके साथ ही हमारी जनाब जनरल पैथोलॉजी डन एंड डस्टेड। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे इंशाल्लाह। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा करते जाएंगे और चीज़ों को याद करते जाएंगे। चले जी, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।